ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू कैन सी माय शेयर्ड स्क्रीन। एवरीबडी इज ओके। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पेमेंट मेथड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से मुराद ये है कि आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, वो सारा उसके जो इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स होते हैं, पेमेंट मेथड्स होते हैं, वो इंशाल्लाह ताला आई बी डिस्कसिंग इन डिटेल विद यू पीपल। बिफोर आई गो फॉरवर्ड, मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। क्योंकि डेफिनेटली सेशन 40 मिनट्स का है, तो हमें मेनली तो कोर्स का जो कोर कंपोनेंट्स हैं उसको हमें कवर करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मेरा ओवर 22-23 ईयर्स का है विद वेरियस मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग पार्क सुजुकी मोटर कंपनी, बैरेट हॉस्टन फार्मास्यूटिकल है, इको पैक लिमिटेड, पीटी बॉटल मैन्युफैक्चरर्स, और अलगाजी ट्रैक्टर्स के साथ। और फॉर द लास्ट 12 ईयर्स आई बीन एसोसिएटेड विद पाकिस्तान गवर्नमेंट केमिकल्स। दे आर बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी। यहाँ पे मैं हेड कर रहा हूँ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड इंपोर्ट्स मैनेजमेंट। ओके, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में कुछ इंडस्ट्रीज के साथ मैंने एज ए ट्रेनर काम किया है, जिसमें डॉलर इंडस्ट्रीज है, लकी टेक्सटाइल है। कुछ ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, ब्लू एप्पल ट्रेनर्स, ट्रेनिंग फोरम्स, कंपनीज जिनके साथ जो है वो मेरी एसोसिएशन है। एफिलिएशन जो है मेरा एक प्लेटफॉर्म है सप्लाई चेन राइजिंग के नाम से, और सेम सप्लाई चेन राइजिंग के नाम से फेसबुक पे भी पेज अवेलेबल है, लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है। तो इसके अंडर में मैं डिफरेंट ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग स्ट्रेटजी। इकरा यूनिवर्सिटी और पीएफ कीट के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ एज ए विजिटिंग फैकल्टी। और चार्टर्ड इंस्टीट्यूट लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट के साथ इनके पैनल पे मैं डिफरेंट जो सेशंस है वो कंडक्ट कर चुका हूँ। राइट, इसके अलावा इंटरनेशनल एफिलिएशंस में 2018 में मैंने अटेंड की थी सीपीओ राइजिंग बॉस्टन यूएस में। और वो अटेंड की थी, दैट वाज द 2 डे कॉन्फ्रेंस फॉर प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल स्पेसिफिकली। तो वहाँ पे जो है बेसिकली दैट वाज द कॉन्सेप्ट जो कि आई ब्रॉट इनटू पाकिस्तान। और फिर मैंने अपना जो है सप्लाई चेन राइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने अभी पिछले दिनों में अजहर काजवी साहब की एक हेलो। Let's imagine you decide to purchase a new computer. However, इसके अलावा जो है मैंने स्कार के साथ लास्ट ईयर एक एमओयू साइन किया था, जिसमें हम जॉइंटली जो है वो सर्टिफिकेशन बॉडीज दी स्कार और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो कंडक्ट करवाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और एफिलिएशन बॉडी, सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो स्कार है बेसिकली। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखें, देर आर 2 पार्टीज। जस्ट इमेजिन बायर, जिसको आप इम्पोर्टर भी कहते हैं, ठीक है, और वो एप्लीकेंट भी होता है अगर आप पेमेंट टर्म्स की बात करते हैं। और सेलर जो है वो आपका एक्सपोर्टर होता है ऑन दी अदर एंड। तो बेसिकली देर आर 2 पार्टीज, राइट। अच्छा, टाइम टू टाइम मुझे एडमिट भी करना पड़ रहा है लोगों को, तो थोड़ा सा ये देखना पड़ रहा है मुझे। ओके, सो आपको पता है कि दोनों की प्रायोरिटीज जो है वो डिफरेंट होंगी, यानी कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन बायर एंड सेलर्स गोल। किस तरह से डिफरेंस होगा कि ऑब्वियसली सेलर चाहेगा कि मुझे पेमेंट जो है वो इमीडिएटली मिल जाए नाउ,
और बायर ये चाहेगा कि मेरा जो पेमेंट है वो मुझे मैक्सिमम जो है वो क्रेडिट पीरियड मिल जाए, और इट कैन बी अप टू 90 डेज और 120 डेज। तो ये बेसिकली देयर इज अ मिसमैच बिटवीन बायर्स एंड सेलर को। तो इसको आप टेकअप कैसे करेंगे, उस गैप को मिनिमाइज कैसे करेंगे, उसके लिए इंटरनेशनली जो है वो कुछ गाइडिंग गाइडलाइंस हैं, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, और कुछ स्टैंडर्ड पेमेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप जो है वो इस गैप को मिनिमाइज करने की या क्लोज करने की जो है वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देर आर 4 मेथड्स। इसके अलावा भी एक दो ऐसे इनफॉर्मल मेथड्स हैं, लेकिन आप मेनली आज जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा 4 मेथड्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स। ठीक है जी। अच्छा, इसमें 4 मेथड कौन से होंगे? सबसे पहले आप देख लें कि वो मेथड जो कि सेलर के पर्सपेक्टिव से होते हैं, यानी एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से होते हैं, जिसमें कैश इन एडवांस आ जाता है, जिसको आप टेलीग्राफिक ट्रांसफर टीटी भी कहते हैं। दूसरा आपके पास जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी आ जाती है आपके पास। तीसरा डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन आ जाता है, जिसको कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, उसको डीपी एट साइड भी कहते हैं, राइट। और उसके बाद जो है वो एक आता है डीए, जिसको आप टाइम कलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे, एक्सट्रीम राइट पे, तो मैंने मेंशन किया हुआ है कि बेस्ट कैश फ्लो जो होता है वो सेलर के लिए क्या है कि जब उसको पेमेंट जो है वो एडवांस में मिल जाए। ठीक है ना, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल कि हर बायर आपका जो है वो एडवांस पेमेंट को जो है वो एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली जो है वो ये बेस्ट कैश फ्लो इन केस ऑफ एडवांस, और टाइम कलेक्शन के केस में वर्स्ट कैश फ्लो हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करना होता है, राइट। अच्छा, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंपोर्टर या बायर का पर्सपेक्टिव दिया हुआ है। तो उसमें लोएस्ट रिस्क फॉर द बायर कब होगा? जब टाइम कलेक्शन होगा, क्योंकि उसमें उसको मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा। इट कुड बी फॉर 120 डेज, 90 डेज, 60 डेज और 30 डेज, वट एवर इज एग्रीड अपॉन बिटवीन द टू पार्टीज। देन हाईएस्ट रिस्क बायर के लिए क्या होगा कि अगर वो एडवांस पेमेंट करता है तो देर इज अ बिग रिस्क कि वेदर पार्टी जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट करती है, ऑनर करती है, फुलफिल करती है या नहीं। तो इसके लिए आपको बड़ा मतलब ट्रस्ट वर्दी पार्टीज के साथ जो है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो बेसिकली वो चीज़ें थी जो कि आपको मैंने इनिशियली एक्सप्लेन की हैं। ओके, तो ये वो 4 मेथड्स हैं, जिसमें पहला है कैश इन एडवांस, जो कि सेलर को जो है वो फेवर करती है। और अपने माइक जो है वो म्यूट कर दिएगा काइंडली। तो हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो आफ्टर ये 40 मिनट्स का जो सेशन है वो उस वक्त डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है पे सेकंड। थर्ड पे आपके पास डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन आ जाता है, जिसको आप कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, सीएडी। सेकेंडली आप इसको जो है वो साइट कलेक्शन भी कहते हैं। और थर्डली इसको आप डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट या डीपी एट साइट भी कहते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास डिफरेंट जो है वो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही होती हैं, बट दे आर ऑलमोस्ट सेम, राइट। और उसके बाद आपके पास आ जाता है डीए टर्म, जिसको आप कहते हैं टाइम कलेक्शन, जिसमें आप जो है वो क्या दे रहे होते हैं? क्रेडिट अलाउ कर रहे होते हैं टू योर इंटरनेशनल कस्टमर्स, राइट। ओके, तो सबसे पहले बड़ा सिंपल मेथड जो कि हमारा है पेमेंट एडवांस का। सबसे पहले बायर और सेलर का जो है एग्रीमेंट होगा, नंबर 1। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा तो अकॉर्डिंग टू दी शिपमेंट पीरियड बिफोर इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, आप क्या करोगे कि एज ए सेलर जो है वो प्रोफार्मा इनवॉइस भेजेगा बायर को। बायर रेमिटेंस कर देगा एडवांस पेमेंट। ठीक है, जिसको आप वायर ट्रांसफर कहते हैं, बैंक ट्रांसफर कहते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर कहते हैं, टीटी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, और क्रेडिट ट्रांसफर कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर की बेसिकली एक टाइप है, राइट। तो आपके अकाउंट में, यानी आपसे मुराद कि जैसे ही सेलर के अकाउंट में जो है वो बायर के पास से पेमेंट आ जाएगी, सेलर को क्या करेगा? शिपमेंट को अरेंज कर देगा, और आपका जो है शिपमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी।
तो ये अच्छा, इस सूरत में जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, जिसको आप ओरिजिनल शिपिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जिसमें इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट जो है वो बीएल वगैरह शामिल होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप बायर को डायरेक्ट उसके एड्रेस पे भेज सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग बैंक। ठीक है। तो सब अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रांजिट टाइम आपका शॉर्ट है, जैसे दुबई की शिपमेंट्स होती हैं, यूएई, मिडिल ईस्ट वगैरह की, या ऐसी कंट्रीज जहाँ पे जो है वो आपके पाकिस्तान के साथ जिनका ट्रांजिट टाइम जो है वो शॉर्ट है, 8 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 3 दिन। तो वहाँ पे क्योंकि 3 दिन तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजने में और बैंक उसको वेरीफाई करेगा, 5-6 दिन तो उसमें लग जाएंगे रिट्रीवल कराने में। तो इस वजह से इन दैट केस जो है वो कुछ बायर ऐसे होते हैं जिनको ट्रस्ट होता है अपने सेलर पे, तो वो क्या कर रहे होते हैं बेसिकली के एडवांस पेमेंट के ऊपर काम कर देते हैं, ताकि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो सेलर उनको भेज सके आफ्टर गेटिंग दी रेमिटेंसेस। ठीक है जी। ओके। दूसरा मेथड जो है वो है आपका डॉक्यूमेंट्री साइट कलेक्शन, सीएडी, या जिसको आप डीपी कहते हैं। ये अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट से इसको आप कंपेयर करेंगे तो इन दैट केस इट इज लेस सिक्योर, बट क्योंकि बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, तो कुछ हद तक इसको आप सिक्योर समझ सकते हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर दोज कस्टमर्स जिनके साथ आप रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी है, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, तो उनके साथ आप जो है वो साइट कलेक्शन या डीपी या सीएडी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो बेनिफिट्स इसके क्या होंगे कि एलसी की तरह ये एक्सपेंसिव नहीं होगा, क्रेडिट लाइन आपको जो है वो रिजर्व नहीं करवानी पड़ेंगी, और थर्डली जो है वो अगर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है ये सिस्टम तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अच्छा, इसका मैंने एक फ्लो सा बना दिया है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जितने भी व्यूअर्स हैं, तो उससे ये इसका मैकेनिज्म जो है वो बड़ी आसानी से आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखें, राइट साइड पे हमने अज्यूम किया है कि देर इज़ अ सेलर जो कि पाकिस्तान में है। मैंने आपको बताया था कि आइटम नंबर 1 जो होगा वो होगा हमेशा बायर सेलर का एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाएगा जिस वक्त दोनों पार्टी जो है वो उसको साइन ऑफ कर लेंगी। राइट। उसके बाद आइटम नंबर 2 राइट पे आप देखेंगे एरो मार्क जो दिखा रहा है आपका जो सेलर है वो डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट्स का मतलब शिपिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है। इस पे इंशाल्लाह मैं सुहेल साहब से कहूँगा कि लेटर ऑन कभी एक सेशन रखें जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को सेपरेटली जो है वो डिस्कस कर सकें। आज मेरा जो टॉपिक था वो सिर्फ इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स का था, तो इस वजह से मैं फोकस करूंगा सिर्फ इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स के ऊपर। ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में आइडिया होगा। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द शिपिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और आपके जो बीएल वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें शामिल है। तो ये सेलर जो है वो मूव करेगा डॉक्यूमेंट्स आपके लोकल बैंक को, क्योंकि ये डीपी एक साइट है या सीएडी है या साइट कलेक्शन है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होंगे। ठीक है। तो ये शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेट जो ओरिजिनल सेट होगा वो लोकल बैंक में जाएगा। अब सपोज करें यहाँ पे इस लोकल बैंक की जगह आप लिख सकते हैं एचबीएल लिख सकते हैं आप। ठीक है। या आप अलाइड बैंक लिख सकते हैं, या वट एवर जो भी आपका बैंक है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमने लोकल बैंक लिखा है कि आपका पाकिस्तान में जो है वो सपोज करें एचबीएल इज़ दी लोकल बैंक। ठीक है। तो सेलर ने या एक्सपोर्टर ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट लोकल बैंक को ट्रांसफ़र किया, लोकल बैंक ने वो डॉक्यूमेंट का सेट जो है वो फॉरेन बैंक को ट्रांसफ़र किया। ठीक है। फॉरेन बैंक सपोज करें कोई भी आप फॉरेन बैंक लेंगे, स्विस बैंक ले लेते हैं। ठीक है। या अमेरिकन बैंक ले लेते हैं। अमेरिका में बायर इस वक्त मौजूद है आपका जो इम्पोर्टर है। ठीक है। ओके। तो जैसे ही शिपमेंट हुई, शिपमेंट के बाद सेलर ने डॉक्यूमेंट भेजे लोकल बैंक को, लोकल बैंक ने डॉक्यूमेंट भेजे फॉरेन बैंक को, और जैसे ही फॉरेन बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो अपने बायर को इंटीमेट कर देगा। ठीक है। क्या इंटीमेट करेगा कि योर डॉक्यूमेंट्स हैव अराइव्ड, और बायर जो है वो एक रिटायरमेंट लेटर जो है वो साइन ऑफ करके ऑथराइज सिग्नेटरी के साथ फॉरेन बैंक को जो है वो इशू करेगा। और उसके अगेंस्ट में उसका मतलब ये होगा, उस लेटर के अंदर ये मेंशन होगा कि आप हमारा अकाउंट यानी बायर का अकाउंट बैंक जो है वो डेबिट कर दे। तो जैसे ही वो अकाउंट डेबिट होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो फॉरेन बैंक किसको हैंड ओवर कर देगा, बायर को कर देगा या इम्पोर्टर को कर देगा। तो यहाँ पे आके और फिर वो जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके क्लियरिंग एजेंट के पास चले जाएंगे, और अकॉर्डिंगली जो है वो कस्टम क्लियरेंस वगैरह बायर
या इम्पोर्टर जो है वो करा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो एक प्रोसेस होता है इस केस में, जिस जो कि साइट कलेक्शन कहलाती है, डीपी कहलाती है, या कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट कहलाती है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे ट्रांजिट टाइम आपका मोर देन 7 days या 8 days होता है, इन ऑल सच केसेस जो ट्रांसफर होगा वो बैंक टू बैंक होगा ट्रांसफर। ठीक है, तो बैंक टू बैंक कुछ हद तक इसमें बैंक की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होती है, जिस तरह एलसी में होती है। इसमें बिल्कुल जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, वो दे आर जस्ट वर्किंग एज ए postman to shift or transfer the original documents from one place to another, यानी from seller to buyer। ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो है वो रेमिटेंस रिसीव कर देता है और अपने चार्जेस डिडक्ट करके आपको एडवाइसेस दे देता है। तो लेकिन अगर आपका कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट है और आप समझते हो कि आपकी पेमेंट जो है वो स्टेक पे नहीं है, रिस्क पे नहीं है, तो सर्टेनली ये जो मेथड है ये काफ़ी इफेक्टिव है। तो नॉर्मली इस केस में होगा कि बायर पेज बिफोर रिसीट ऑफ द गुड्स, क्योंकि ट्रांजिट टाइम आपका 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन होता है। तो इस वजह से जो है वो आपकी पेमेंट जो है वो बायर पहले कर देगा, बिफोर ही रिसीव्स द गुड्स। ठीक है, ओके। अच्छा, सेम पैटर्न पे मैंने, तो ये दो मेथड्स हो गए आपके, एक तो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, सॉरी ये कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट हो गया, और एक एडवांस पेमेंट का केस हो गया। थर्ड केस जो आता है आपके पास वो आता है टाइम कलेक्शन, जिसको आप कहते हैं डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, अच्छा आप अगर देखें, मैं मूव कर रहा हूँ इसको, पिछली स्लाइड डीपी वाली और डीए वाली, जस्ट फोकस ऑन द स्लाइड फॉर अ वाइल। ठीक है, आप देखें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, आपको खुद आइडिया होगा कि जो डिफरेंस है वो इन दोनों मेथड्स में कहाँ पे आ रहा है। देखें, शुरू से मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपको कि सिनारियो सेम, सेलर आपका पाकिस्तान में है, शिप बायर सेलर का एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, शिपमेंट हुई, एग्जीक्यूट, शिपमेंट के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आए सेलर के पास, फ्रॉम बैंक, फ्रॉम शिपिंग लाइंस, और एक्सपोर्टर ने अपने डॉक्यूमेंट बनाए, वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हुए लोकल बैंक को, जो कि सेलर का बैंक है। सेलर के बैंक ने वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो है वो फॉरेन बैंक को ट्रांसफर किए। फॉरेन बैंक ने यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, आप देखें कि यहाँ पे मैंने सेंटर पार्ट में आफ्टर नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है, जब डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर हुए बायर को, तो उसके साथ ही साइमल्टेनियसली जो है वो क्या होगा कि बायर एक बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट पे साइन करेगा। ठीक है, और कि मैं 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या 120 डेज के अंदर जो भी क्रेडिट एग्रीड अपॉन है बिटवीन द बायर एंड सेलर, उसकी जो मेच्योरिटी डेट आएगी, उस मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट के लिए वो लाइबल है। ठीक है, तो ये चीज़ बैंक जो है वो साइन ऑफ करवा लेगा प्रोमिसरी नोट पे या बिल ऑफ एक्सचेंज पे, और डॉक्यूमेंट्स बायर के हवाले कर देगा। लेकिन इस स्टेज पे होगा क्या कि एक्सेप्टेंस होगी, एक्चुअल पेमेंट नहीं होगी। एक्चुअल पेमेंट होगी एट मेच्योरिटी पे, चाहे आपके पास 30 डेज का क्रेडिट हो तो 30th डे पे पेमेंट हो जाएगी, जो भी मेच्योरिटी डेट बैंक ने दी है। 60 डेज का है तो 60 डेज पे, 90 डेज का है तो 90 डेज पे, और 120 डेज का है तो 120 डेज के अकॉर्डिंगली आपकी मेच्योरिटी डेट मिलेगी आपको। और उस मेच्योरिटी डेट को इमीजिएटली जैसे ही वो डेट आएगी, आपका जो फॉरेन बैंक है वो बायर का अकाउंट जो है वो डेबिट कर देगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ इसमें। अच्छा, इन ज़्यादातर केसेस में जो डीए अलाउड होती है तो वो 30 डेज नॉर्मली, मिनिमम 30 डेज लोग यूज़ करते हैं और 60 डेज यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में अगर आप फार ईस्ट की बात करेंगे या आप जो है वो यूरोप की बात करेंगे, यूरोप में 60 डेज का पीरियड दिया हुआ है आपने, क्रेडिट पीरियड, तो नॉर्मली जो है वो 35-36 डेज के अंदर कार्गो आपका जो है वो पहुंच जाता है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी कि बायर विल बी पेइंग आफ्टर रिसीट ऑफ द गुड्स, दिस इज द डिफरेंस मेनली। और सेकेंडली जो है वो आपका पेमेंट जो है वो मेच्योरिटी पे होगी, डीपी के ऑपोजिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो बायर को क्या कर रहे होंगे, अलाउ कर रहे होंगे बेसिकली क्रेडिट पीरियड। अब ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पॉलिसी के ऊपर कि आपकी कंपनी पॉलिसी उस के ऊपर कितना ट्रस्ट करती है। लेकिन बिफोर यू गो इनटू दिस अलाउइंग दिस क्रेडिट पीरियड अगेंस्ट डीए टर्म्स, तो बैंक जो है वो
आपसे जो है वो दे लास्ट फॉर द क्रेडिट रिपोर्ट, वो क्रेडिट रिपोर्ट मंगवाते हैं। और क्रेडिट रिपोर्ट मंगवा के उसकी पोजीशन देखी जाती है, रिस्क एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद जो है वो बैंक अगर अलाउ करता है कि ठीक है ये रिस्क फ्री है या यहाँ पे रिस्क नहीं है आपके लिए, सेलर के लिए सेल करना या एक्सपोर्ट करना, तो देन यू विल बी अलाउड एज ए एक्सपोर्टर टू शिप आउट द गुड्स टू द बायर। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड था। ओके, इसका फ्लो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्री और टाइम कलेक्शन का फ्लो क्या होगा। कि आप देख लें ट्रांजैक्शन फ्लो क्या है कि सेलर ने शिप किया, सेलर ने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए लोकल बैंक को, लोकल बैंक ने डॉक्यूमेंट सेंड किए फॉरेन बैंक को, फॉरेन बैंक ने रिलीज किए डॉक्यूमेंट अगेंस्ट। अब यहाँ दो कंडीशंस आ गई ना, जैसे मैंने दो मेथड बताए थे, एक कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट बताया था और एक मैंने टाइम कलेक्शन बताया था। तो पहली कंडीशन क्या है कि पेमेंट इफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट डीपी, तो डीपी पे अगर होगा तो पेमेंट हो जाएगी। और एक्सेप्टेंस होगी इफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट डीएटम, यानी एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, पेमेंट की एक्सेप्टेंस या साइनिंग ऑफ ऑन दी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जिसको आप कहते हैं। ठीक है, फिर फॉरेन वायर ट्रांसफर होगा फंड्स का टू द लोकल बैंक, और लोकल बैंक जो है वो पे कर देगा टू द सेलर। तो ये दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस फ्लो। ठीक है, अच्छा मैंने सुहेल साहब अगर सुन रहे होंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चौथा मेथड जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट का है। ठीक है, एलसी। तो बट दैट इज अ वेरी यू नो डिटेल्ड मेथड टू बी डिस्कस्ड। तो मैं आज सिर्फ जस्ट एक ओवरव्यू दे दूंगा लेटर ऑफ क्रेडिट का, लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ड्राफ्ट एलसी को भी डिस्कस करूं आपके साथ, लेकिन वो आज डिस्कस नहीं हो सकेगा क्योंकि मैं उसके लिए कहूँगा कि एक वर्किंग विद लेटर ऑफ क्रेडिट एक अलग से सेशन रख लें सुहेल साहब। तो उसमें मैं जो हूँ वो ठीक है सर। इंशाल्लाह, ठीक है, तो मैं इसमें इंशाल्लाह ताला आपको लेटर ऑफ क्रेडिट का कंप्लीट एक वो बता दूंगा। आज मैं एक जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, राइट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है कि ये एक वर्सटाइल टूल है, ठीक है, एक स्पेशल टूल है फॉर क्लोजिंग द गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ बिग गैप जहाँ पे आप एडवांस पेमेंट ऑप्ट ना कर सकें, जहाँ पे आप डीपी ऑप्ट ना कर सकें, जहाँ पे आप डीए टर्म्स ऑप्ट ना कर सकें, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। ये ज़्यादातर उन कस्टमर्स के लिए होता है जहाँ पे आपको ट्रस्ट ना हो कि आपका कस्टमर नया है, आप समझते हो कि एलसी मुझे यूज़ करनी चाहिए क्योंकि दिस इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट। तो इस वजह से आप जो है वो एलसी की तरफ जो है वो मूव करते हैं, राइट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इसकी एक डेफिनेशन है, तो यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि बेसिकली एलसी होती क्या है। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे आ गई बात कि दिस इज एन अंडरटेकिंग। ठीक है, तो अंडरटेकिंग का मतलब देयर इज अ गारंटी। तो गारंटी आ गई जो कि इशू कर रहा है कौन, बैंक। जब जैसे ही बैंक ने गारंटी इशू कर दी इसका मतलब है कि योर पेमेंट इज सेफ, योर मतलब योर सेलर और एक्सपोर्टर्स पेमेंट इज सेफ बाय अ बैंक फॉर द अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होगा, बायर होगा, टू पे टू द बेनिफिशियरी हु इज द सेलर। क्या चीज पे करने की बात हो रही है, द वैल्यू ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, द टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ क्रेडिट फॉर एग्जांपल $50,000 की जो है वो एलसी है, तो ये वैल्यू हो गई उसकी। प्रोवाइडेड, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी वो मैंने जैसे बताया आपको कि इंशाल्लाह हम जब ये वाला सेशन करेंगे तो वहाँ पे आई बी डिस्कसिंग इट इंशाल्लाह। तो दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एलसी का जो डॉक्यूमेंट होगा 3-4 पेज का, उसमें मेंशन होंगी। एविडेंस्ड बाय डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड आर कंप्लाइड विद विद इन द प्रेस्क्राइब डेडलाइंस। तो एक तो नंबर वन क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी क्या है। नंबर टू आपको देखना पड़ेगा कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको कंप्लाई करनी है। थर्ड नंबर पे क्या है कि आपको प्रेस्क्राइब जो डेडलाइंस हैं उसमें, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट जो होता है तो उसमें हमेशा डेडलाइंस दी जाती हैं, राइट। टाइम लिमिट्स होती हैं, एक्सपायरी डेट्स होती हैं, वगैरह वगैरह। तो वो डेट और टाइमलाइन जो भी होंगी उसके हिसाब से आपको जो है वो अपना आई मीन डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होंगी सारी। देन यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट दी एलसी
बिजनेस अगेंस्ट या ट्रांजैक्शन अगेंस्ट एलसी। ठीक है, तो ये हो गया सिलसिला। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि ओके, नॉर्मली पाकिस्तान में इस वक्त जो इतने अरसे में मैंने तकरीबन मोर देन 10 years आई बीन वर्किंग विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट एलसीज। तो ज़्यादातर केसेस में जो है वो इररिवोकेबल एलसी जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इररिवोकेबल एलसी होती है कि इट कैन नॉट बी कैंसल्ड विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द एप्लीकेंट इशूइंग बैंक कंफर्मिंग बैंक। ठीक है, और एंड द बेनिफिशरी। तो कंसेंसस के बगैर इसको आप जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते। रिवोकेबल एलसी होती है कि इट कैन बी कैंसल्ड बाय द इशूइंग बैंक एट एनी टाइम विद और विदाउट प्रायर नोटिस टू द एग्रीमेंट ऑफ द बेनिफिशरी। तो इरिवोकेबल एलसी क्योंकि कैंसिल नहीं की जा सकती है विदाउट एग्रीमेंट, तो इस वजह से ये सेफ होती है। तो नॉर्मली अभी तक जो मैंने 100% केसेस में यही देखा है कि एवरीबडी इज यूजिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में कि एवरीबडी इज यूजिंग इरिवोकेबल एलसी। ठीक है, बिफोर यू फाइनलाइज द एलसी, आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले यू हैव टू ऑब्टेन ड्राफ्ट एलसी फर्स्ट, देन यू हैव टू कंफर्म इट। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि इसमें बहुत सारी टेक्निकल जो है वो क्लॉजेज होती हैं जिसको आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, केयरफुली स्टडी करना पड़ता है इसको आप, राइट। इंश्योर आप करें इस बात को कि यू कैन कंप्लाई विद द टर्म्स, ऑल टर्म्स। मैंने 20+ पॉइंट लिखा है, वो इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कसिंग इट लेटर के वो कौन कौन से 20 पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें आप जो है वो इन एलसीज को देखा जा सकता है। ठीक है, ओके। सेंड कॉपी ऑफ एलसी टू फ्रेट फॉरवर्डर। आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर है जिसको आप क्लियरिंग एजेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में आप जिनको कहते हैं फ्रेट फॉरवर्डर, सॉरी फॉरवर्डिंग एजेंट, तो आप उनको जो है वो एलसी की कॉपी भेजें। और कोई भी टेक्निकल चीज़ अगर उसमें आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो उससे फीडबैक ले लें या उससे उसका इनपुट ले लें। ठीक है, आस्क अबाउट एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। कभी भी आप इस चीज़ से बिल्कुल हेजिटेट ना करें कि अगर कोई चीज़ आपको इसमें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है या पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो है वो कंप्लाई करने में मुश्किल हो रही है, तो आप जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लें। डोंट डू दिस। तो ड्राफ्ट रिसीव करने का मकसद ही यही होता है कि आप एलसी को फाइनलाइज ना करें, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने फाइनलाइज कर दी एलसी और उसके बाद आप उसको कंप्लाई नहीं कर सके तो उसकी रिpercussions अलग हैं। ठीक है, तो कोशिश यही आपको करनी चाहिए कि पहले आप ड्राफ्ट एलसी लें, उसको थॉरोली स्टडी करें और फिर अप्रूव करें उसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इफ़ इनकरेक्ट या कोई मुश्किल है इसमें या कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप रिजेक्ट कर दें इमीडिएटली एलसी। रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि ये मैं ऑल्सो आस्क फॉर दी अमेंडमेंट, जो मैंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इफ़ नेसेसरी रिक्वेस्ट द बायर टू अमेंड द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को जो है वो आपको अमेंड करवाना पड़ेगा। अगर आपने ड्राफ्ट अप्रूव करने से पहले अमेंड करवा लिया तो वेरी गुड, और अगर आपने इवेंट ड्राफ्ट अप्रूव कर दिया है और उसके बाद भी आपको कोई चीज़ जो है वो उसमें अमेंड करवानी है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन इन दैट केस वो जो चार्जेस हैं अमेंडमेंट के, वो आपको जो है वो एज ए सेलर जो है वो बियर करने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ होती है कि जिसको आप काफ़ी थॉरोली और केयरफुली जो है वो आपको एलसी के केस में जो है वो बेसिकली रिव्यू करना पड़ता है, और एक थोड़ा सा मतलब प्री अलर्ट के तौर पे आपको ये देखना पड़ता है कि बाकी जो तीनों मेथड्स हैं वो दे आर वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये टोटल सेशन था मेरा, ब्रीफ सेशन ओवर पेमेंट मेथड्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर अयूब साहब ड्यूरिंग दिस, अभी टाइम है हमारे पास तकरीबन 8-9 मिनट है, तो अगर इसमें क्वेश्चन आंसर आपको करना है तो इसी में भी हम कवर कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट एक्सटेंडेड सेशन तो दैट कैन आल्सो बी डन।
जी नहीं, इसी में भी करते हैं हम, थोड़ी देर बाद वो शेयर भी कर लेते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी एकरा प्लीज। सर ये पूछना था कि बॉस ये पूछना था कि अगर जो है वो थ्रू कोरियर कोई भी शिपमेंट अगर हम बाहर से मंगवा रहे हैं तो उसका पेमेंट मेथड क्या होगा, और वो यहाँ पर इस तरह से काम करना मुनासिब ठीक है या नहीं है? देखिए वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप, एक तो नंबर वन तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी नेचर ऑफ गुड्स क्या है, ठीक है। तो हम भी जो है वो यहाँ से नॉर्मली एक ऐसी शिपमेंट भी मैंने की कि जिसमें हमारी जो प्रोडक्ट है वो तकरीबन 25 kg का एक बैग होता है। तो हमने 3-4 बैग भी जो है वो DHL कोरियर के थ्रू जो है वो हमने भेज दिए। तो सेम केस इंपोर्ट्स में भी हो सकता है कि आप जो है वो बिल्कुल ये ट्रेड कर सकते हैं इंटरनेशनली। उसमें कोशिश, हम जैसे हमारे DHL के साथ अरेंजमेंट है तो हम ये करते हैं कि हम एडवांस पेमेंट मंगवा लेते हैं, उसमें बैंक को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और DHL से जो एयरवे बिल आता है हमारे पास, वो हम जो है वो उसकी कॉपी और इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट की कॉपी वो हम आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन वो हम अपने बैंक को दे देते हैं। तो कोशिश यही करें कि आप जब भी कोरियर के थ्रू पेमेंट, सॉरी ये अपनी शिपमेंट करें तो उसमें आप एडवांस पेमेंट मंगवा लें अपनी। गॉट इट? जी समझ आ गई या? कि इंपोर्ट के केस में अगर जैसे मैं चाइना से कोई शिपमेंट मंगवा रहा हूँ थ्रू कोरियर DHL या कोई से भी जो है जी उसको जी। तो मैं इन्वॉल्व तो करता देखें हूँ वो तो वो कोरियर तो सर्विस वो तो ऑब्वियसली आपको को, फिर उनके साथ तो उसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना कि पेमेंट तो हम करेंगे, पेमेंट, जिसमें पेमेंट हाँ जो पेमेंट तो आप अपना करेंगे, बैंक लेकिन लेकिन ऑब्वियसली बैंकिंग उसको जो है चैनल वो तो नहीं। बैंकिंग चैनल के थ्रू होगी। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि आप जो है वो चाइना में के थ्रू आप जो है वो इंपोर्ट के केस में एडवांस पेमेंट में कर रहे होते काम, क्योंकि इसका जो अगर आप कोरियर के थ्रू मंगवाएंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी आई थिंक वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरा ख्याल है जी पाँच जी से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो गुड इनफ। आप अगर आपका ट्रस्ट वर्दी वो है तो आप उससे डिटेल्स ले लें और पेमेंट आप कर सकते हैं। एक मेथड ये भी हो सकता है कि आप जो है वो स्कैन डॉक्यूमेंट के थ्रू, जैसे ही जो है वो आपके पास कॉपी डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तो आप उससे कहेंगे ठीक है अगर आपने वहाँ से पेमेंट कर दी है, सॉरी एग्जीक्यूट कर दी है शिपमेंट, तो मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ आपको नॉन निगोशिएबल कॉपी के ऊपर एयरवे बिल पे। ये भी पॉसिबल हो सकता है। जी जी बाबर, कोई सवाल प्लीज? यस थैंक सर, यू एक वेरी मच। क्वेश्चन था जी सर, इनमें से ज्यादा सिक्योरेबल कौन सा पेमेंट मेथड है और मोस्टली ज्यादा यूज कौन सा हो रहा है सर? देखिए मोस्टली मैं जो हम एज ए एक्सपोर्टर यूज़ कर रहे हैं, हम एडवांस पेमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, हम जो है वो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम जो है वो DA टर्म्स भी यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट भी दिए हुए हैं हमने कस्टमर्स को, और हम जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट भी यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि चाइना से कोई आप चाइना को कोई शिपमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश यही करें कि आप जो है वो LC के ऊपर चले जाएं। कोई ऐसा नया कस्टमर है जिसको जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या आप फर्स्ट टाइम जो है वो इनिशिएट करना चाह रहे हैं बिजनेस, तो आप जो है वो उससे आप एडवांस पेमेंट मंगवा लें। तो ये यस। सिक्योर मेथड अगर मैं कहूँ तो द सेफेस्ट मेथड इज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट हर ट्रांजैक्शन में आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते। ठीक है, ओके। जी अच्छा, सवाल करें? जी कोई क्वेश्चन है प्लीज? आयशा, आयशा क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ यू हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट? सॉरी, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। जी जी बोलें। मेरे जी ख्याल जी, है उनको आवाज नहीं। कोई क्वेश्चन है तो सेल्स एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो बताएं, नो प्रॉब्लम। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? दे में आस्क क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा एक सवाल है, शेयर जी जी। थोड़ा जोर से बोले प्लीज। अगर सर मेरा एक सवाल है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि हम शिपिंग के बाद जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके बाद अगर कैंसिल करें तो फिर इसके क्या रिजल्ट होता है, ये पूछना चाह रहे सर हम नहीं, किस आपसे। स्टेज पे कैंसिल कर रहे हैं आप? मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया पार्टी के साथ, ठीक है, अब आपको यस सर, ये शिपमेंट करनी है, आपको शिपमेंट करनी है, ठीक है। तो अब उस स्टेज पे आप जी जी सर। मतलब पेमेंट करने से पहले क्या वो किस किस टर्म्स की बेसिस पे आपने वो जो है वो किया था एग्रीमेंट, सेल का कॉन्ट्रैक्ट? सर
पेमेंट करने के बाद। पेमेंट करने के बाद तो ऑब्वियसली फिर या तो हाँ जी आपको, सर। या तो आप वन टाइम ट्रांजैक्शन होगा उसका, ठीक है। या ये तो बड़ा रिस्की चीज है, अगर आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो ऑब्वियसली दो, एज ए सेलर बात कर रहे हैं आप या एज ए इम्पोर्टर बात कर रहे हैं एज ए सेलर। आप? एज ए सेलर बात कर रहे हैं तो आपके पास एडवांस पेमेंट आ गई है, ठीक है, और आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे ही है मैं ठीक अगर है सर। समझाऊं तो अगर आपके पास ठीक एडवांस है पेमेंट, सर। अगर एडवांस पेमेंट आ गई है तो ऑब्वियसली या तो आप ये करेंगे कि किसी वजह से आपकी डेफर हो जाएगी शिपमेंट, या आप शिपमेंट करना ही नहीं चाह रहे, कोई सर रीजन इसके होगी ऊपर ना सर। ड्यूटी भी पे करनी होगी। जी, यस सर। नहीं मैं सिर्फ ये कह ड्यूटी रहा हूँ वगैरह कि, पे करनी पड़ेगी इस केस में। शुएब आपकी आवाज़ सही तरह से आ नहीं रही है प्लीज। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपने एग्रीमेंट किया शुएब आपकी पार्टी के आवाज़ सही साथ, तरह से नहीं आ रही, दोबारा रिपीट करें सर को शायद। नहीं पार्टी से आपने जो है वो एग्रीमेंट किया, ठीक है, और पार्टी ने आपको जो है वो पेमेंट एडवांस भेज दी, अब आपको जो है वो शिपमेंट करनी थी, तो देर आर टू ऑप्शंस, मतलब आप किसी रीजन की वजह से जो है वो ऑर्डर कैंसिल करना चाहेंगे ना, तो ये वो अगर वो जहन में है तो वो मुझे बता दें, और या फिर आप उस शिपमेंट को जो है वो टाइमली डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से आप क्या करेंगे, उसको डेफर कर देंगे, तो वो पेमेंट इज कैन बी यूटिलाइज्ड आफ्टर सम टाइम एज वेल, आप बैंक को इंटीमेट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर, आई होप। सर ये थैंक जो यू सर। आजकल जो सिचुएशन जो बनी हुई है जी जी, कोविड-19 की वजह से, यस, इसमें जो है पेमेंट वगैरह पे कोई अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर बोइंग वगैरह से, बोइंग का स्पेशली काफ़ी केस चल रहा है कि जी कुछ कंपनीज ने उनसे जो है कुछ केसेस में प्लान का। जी जी, कुछ केसेस में ऐसा हुआ था कि जैसे मेरे पास अभी एक एलसी नॉर्मली जब कस्टमर ओपन कर देता है तो नॉर्मली विद इन 3 to 5 डेज जो है वो ओरिजिनल एलसी हमारे पास कस्टमर के पास से आ जाती है, ठीक है, लेकिन अभी मैं इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि कस्टमर ने मुझे तकरीबन